Pick up the phone, boom. I'm hitting you like just. Standing on his feet. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू रिंग रैंट। तो आप लोगों ने मेरा टीज़र देख लिया होगा, व्लॉग इज़ कमिंग सून। रिसेंट जो पेपर व्यू हुआ था उस पर हम लोग वी वर टुगेदर स्क्रीनिंग पे हम लोगों ने वो इवेंट देखा था। I enjoyed the hell out of it and it was fun man, honestly it was really fun। बंटू केज भाई बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं। और उसके अलावा गाइस I think everyone saw what happened recently। Brock Lesnar is back guys। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि यार बहुत कन्विंसिंग रिटायरमेंट, वो बहुत क्या कन्विंसिंग रिटायरमेंट थी ही नहीं भाई। एक बंदे ने इतना अचीव किया, इतना कुछ किया है और आप लोग उसको ऐसे रोते रोते रिटायर कर रहे हो, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस गाइस, कम ऑन। एंड यू नो मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली मैं खुद आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो देखी थी आप लोगों को पता होगा, मैंने प्रॉपर बैकग्राउंड देना शुरू कर दिया था कि एक बंदा जिसने मल्टीपल स्पोर्ट में इतनी अचीवमेंट की है, आप उसे इस तरह रिटायर नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू हैव सीन समवन हु हैज़ दैट यू नो ब्रॉलर स्ट्रेंथ एंड समवन हु हैज़ एन ऑरा, और नाइजेरियन है, तो for the sake of that you cannot retire a legend like Brock Lesnar like that। खैर anyways guys, I'm yet to see Raw and SmackDown। आज देखूंगा और फिर उसका रिव्यू भी आएगा। उससे पहले मैं अपना व्लॉग भी पोस्ट करने वाला हूँ, so a lot of interesting things are coming up, so keep on watching, stay tuned guys। Ring Rant को सब्सक्राइब करते रहे, मैं बता रहा हूँ it's something is cooking up guys, really special things are coming up। So anyway let's get into it। आप लोगों को याद होगा लास्ट मैंने WWE रिलीजेस का पहला पार्ट मैंने बनाया था, अब मैं दूसरा पार्ट कवर करने वाला हूँ। ये लिस्ट आप लोगों के सामने आ गई है। ऑलराइट गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम बो डेलिस। आप लोगों को पता होगा ये शुरू में आया था बो लीव करता करता, कुछ इसका अजीब सा कैरेक्टर था बेचारे का, मम्मी डैडी से इसका कैरेक्टर बनाया हुआ था और वो भी मुझे बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन जब ब्रे वाइट की एज ए रिप्लेसमेंट आया है तो ये काफ़ी कुछ जो है ना, इसका जो एक डार्क गिमिक था ना उसके साथ एक आप कह लें कि ये जो ब्रे वाइट की डेथ जो थी वो एक बैकग्राउंड नैरेटिव हो सकता था इसके कैरेक्टर से और वायर्ड 6 के साथ भी, ठीक है, कि भाई एक सोल हम में से चला गया है और समथिंग लाइक दैट, समथिंग डार्क, समथिंग मोर हॉरर, कुछ इस तरह करके एक बहुत अच्छी स्टोरी लाइन बिल्ड हो सकती थी। और अंकल हाउडी का कैरेक्टर ऑनेस्टली मुझे बहुत मज़े का लगता था और इनके ओवरऑल जो प्रोमोस थे वो एक्चुअली स्केरी थे। बहुत देर बाद WWE में ना वो वाली एक वाइब आई थी जिधर कुछ मतलब एक्चुअली स्केरी लग रहा था। इनके मास्क की मुझे आज तक सेंस पता नहीं लगी कि ये क्या मास्क पहनते थे, लेकिन इनके प्रोमोज मज़े के होते थे यार, मुझे बहुत मज़ा आता था। अंकल हाउडी के 1-2 मैचेस भी हमने देखे थे स्मैकडाउन में, वो भी काफ़ी अच्छे थे। और मेरे ख्याल से यार थोड़ा सा गलत हुआ है बिकॉज एकदम से जो है ना एब्रप्ट सी रिटायरमेंट कह रहा हूँ, रिलीज इस तरह एक अच्छी नहीं लगती यार। मतलब मेरा ख्याल से इट वाज एन अनफेयर रिलीज और ये बहुत अच्छा बिल्ड हो सकता था मेरे ख्याल से अंकल हाउडी का कैरेक्टर और ओवरऑल वाइट 6 भी। फिर जो दूसरा कैरेक्टर है जो गेसी, या गाइज अगर आप लोग देख रहे हो फॉलो करते हुए NXT वगैरह, तो जो गेसी इज़ अ वेटरन गाइज और सॉलिड प्रोमोज अगेन वाइट्स के साथ काफ़ी सूट कर रहा था और इन रिंग भी बहुत अच्छा था ऑनेस्टली, वॉज ए टेक्नीशियन और टैग टीम टाइटल्स भी उसने जीते थे डेक्स्टर के साथ। डेक्स्टर बाय द वे गाइस, डेक्स्टर जब NXT में भी था ना, मुझे इस बॉय में ना कोई स्पार्क जरूर नजर आता था क्योंकि एक टाइम था WWE वाज कर्स्ड, ठीक है ना। अब तो खैर डैन हाउजन बोलता रहता है कर्स, लेकिन तब पूरी इंडस्ट्री ही कर्स थी जब CM पंक छोड़ के गया था। आई थिंक इट वाज 2014-15 इस तरह करके कोई सीन था, तो तब तो बहुत ही अजीब सीन था। लेकिन डेक्स्टर एक इस तरह का मुझे कैरेक्टर तब लग रहा था कि यार दिस गाय हैज समथिंग टू ऑफर टू दिस बिजनेस। एक बहुत ही ना उस बंदे की इस तरह एक इंडिविजुअलिटी लग रही थी कि यार ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा जब डेक्स्टर को मैंने देखा ना वाइट 6 में, तब थोड़ा सा उसका कैरेक्टर चेंज हुआ था। वो वियर्डनेस उसके कैरेक्टर में शुरू से थी, नजर आती थी, लेकिन जब वाइट 6 में आ गया था ना तो प्रॉबेबली शायद उसको मौका मिला था कि यार ये चीज़ अब वो सही तरह प्रूव कर सकता है। उसकी जो वियर्डनेस थी वो बैकअप हो रही थी एक इस तरह के लोगों के साथ जो कि ऑलरेडी सारे बहुत वियर्ड थे। तो मेरे ख्याल से तीनों ही यार इंक्लूडिंग अंकल हाउडी,
ये तीनों जो रिलीजेस थी ना मेरे ख्याल से अनफेयर थी. मैं तो कहूँगा वायर्ड 6 में से शायद निकी क्रॉस को निकालना ठीक रहता, लेकिन निकी क्रॉस वाज डूइंग फाइन एज वेल. मुझे तो ओवरऑल बहुत मज़ा आ रहा था ऑनेस्टली वायर्ड 6 को देख के. और उसके अलावा मैंने वही कोशिश की थी, आप लोगों को भी कह रहा था कि कोशिश मेरी ये होगी कि इंडिविजुअल्स को कवर करूं, लेकिन वायर्ड 6 से सारे ही एक इस तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे सारे, क्योंकि मैं आप लोगों को वही बता रहा था लास्ट वीडियो में, वो जो हॉरर वाइब थी ना एक्चुअली जो मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस की थी या अंडरटेकर की थी इंडिविजुअली, वो एक डिफरेंट तरीके से वायर्ड 6 में नज़र आ रही थी कहीं ना कहीं. और ऊपर से MFTs के साथ भी जब इनका वो सेगमेंट शुरू हुआ था, वो भी लग रहा था कि एक्चुअली दो बहुत जो है ना कह लो कि डार्क स्टेबल्स आपस में मिल रहे हैं. और MFTs की थोड़ी बहुत डार्क वाइब है, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है. थोड़ा सा वियर्ड भी था वो लैंटर्न वाली चीज़ जो कहते सोलो सकूआ उनको ले गया था, वो थोड़ी सी मुझे सेंस ही बनी थी उस चीज़ की, लेकिन उसको कुछ बना रहे थे वो. थिंग्स वर इन बिटवीन, कुछ ना कुछ बन रहा था उसका भी. एक्चुअल पिक्चर उसमें से निकलनी थी, चीज़ें बॉयल डाउन होनी थी, लेकिन उसके बीच में फिर वायर्ड 6 सारे ही जो है वो निकाल दिए इन्होंने. और एरिक रोवन का रह गया मेरा ख्याल से, बाकी मेरा ख्याल से मैंने सबको ही कवर कर लिया. एरिक रोवन को वो ये इस तरह यूज़ कर सकते थे जिस तरह एक बैक एंड पे कोई मैनेजर होता है, जिस तरह पॉल हेमन आप लोग देखते हो माइक पे जो वो करता है, ठीक है, उसी तरह एरिक रोवन को एक माइक पे ये इस तरह रख सकते थे जो कि वो वियर्ड चीज़ें जो भी ब्लास्फेमस चीज़ें जो भी ये कहते थे वो एरिक रोवन कहते रहे, या फिर अंकल हाउडी कहते रहे. बेशक अंकल हाउडी वाज द मेन गाय, लेकिन जिस तरह आई फील लाइक जिस तरह एक लीडर और उसके बाद उसका एक वाइज मैन, जिस तरह एग्जैक्टली विच ब्रिंग्स मी टू रोमन एंड पॉल हेमन, ठीक है, उसी तरह जो है ये अंकल हाउडी और एरिक रोवन वाला सीन होता, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट सेल गाइस, ऑनेस्टली दैट्स व्हाट आई थिंक. तो वायर्ड 6 की यार सारी ही रिलीजेस ऑफ लगी हैं. और लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को कहा था अब WWE में वो डार्क कैरेक्टर कौन है, कौन वो डार्क कैरेक्टर प्ले करेगा, वी नीड टू सी दिस. अभी तक कोई डार्क कैरेक्टर नजर नहीं आ रहा मुझे तो ऑनेस्टली. आप लोगों को आ रहा है तो बताओ. क्रिस सेबल की बात कर लेते हैं. मोटर सिटी मशीन गन जो थे, क्रिस और शेली इंडिविजुअली तो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन जब टैग टीम बनी थी तो उसके बाद से आप देखो कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डोमिनेंस उन्होंने शो की है. और थोड़ा सा ये ना सब्जेक्टिव है इनकी फायरिंग, क्योंकि बिजनेस डिसीजन के हिसाब से सही था और फैंस के पर्सपेक्टिव से मतलब 50-50 था, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने जब टामा टोंगा और टामा लोआ को जब हराया है, ठीक है, टाइटल्स जीते थे, तो उसके बाद थोड़ी बहुत इनकी डोमिनेंस लगी थी और फैंस रिएक्शन भी इस तरह एक अच्छा था, फैंस रिएक्शन भी अच्छा था. लेकिन आई वुड से इट्स अ फेयर फायरिंग, क्योंकि अच्छी टैग टीम्स शायद WWE को अभी मिल जाएं. कई टैग टीम की सेंस भी नहीं बन रही, लेकिन टैग टीम मुझे लग रहा है एक ऐसी डिवीजन है इस वक्त WWE में जो डेवलप हो रही है, ठीक है. कहीं हो सकता है हमें जो डेवलपमेंट में चल रही हैं टैग टीम्स उनमें से ही अच्छी टैग टीम्स बनती भी नजर आए इन नियर फ्यूचर. लेकिन हाँ, ये डेवलप ज़रूर हो सकते थे और फैंस को पसंद भी थे. और इनका जो टेन्योर था सारा टैग टीम टाइटल्स वाला वो भी थोड़ी देर चला है. तो आई थिंक इट वाज ऑनेस्टली शायद इधर थोड़ा सा बायस हो मैं, लेकिन आई फील लाइक it was a fair firing guys honestly, because we will see new tag teams in the coming future, ठीक है. तो मेरे ख्याल से एलेक्स और क्रिस का इतना सही है मोटर सिटी मशीन गन्स का. आगे ज़रा क्लैश इन इटली की बात कर लेते हैं, और शुड आई से क्लैश इन फिली गाइस, बिकॉज वी हैव अनदर स्क्रीनिंग कमिंग. वो आप लोगों को दिखाऊंगा मैं अपने चैनल पे. और बाकी ये है कि आगे देखते हैं चीज़ें कैसे चलती हैं, बिकॉज क्लैश इन इटली का जो कार्ड है दैट सीम्स गुड ऑनेस्टली. फाटू और रोमन की बहुत अच्छी राइवलरी चल रही है, बहुत अच्छा बिल्डअप है, लेकिन वो एक स्टिपुलेशन ऐड हो जाए ना, जो मैं कब से कह रहा हूँ कि इफ़ वी सी मतलब इस तरह की स्टिपुलेशन के इफ वही वाली बात कि इफ जेकब लूजेस तो जेकब फॉल्स इन लाइन, दैट्स इट. एक स्टिपुलेशन ये ऐड होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आप देखो अगर जेकब ब्लड लाइन में आ जाए और ऊसोस हो और रोमन हो तो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी ऑनेस्टली. दैट्स व्हाट आई पर्सनली वांट. और जो मेन टाइटल उधर है कोडी और गंथर वाला सीन भी दैट्स गुड एज वेल. और अभी कार्ड बिल्ड हो रहा है और ओवरऑल कार्ड अच्छा ही लग रहा है मुझे अभी तक, एंड आई फील दिस वुड बी अ गुड कार्ड. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस गाइस. And then we have Oba versus Brock Lesnar 2. Guys, I'm really excited for that match. And I hope I'm not saying like, I don't want
anyone to lose or win, ठीक है. मैं ये इसमें कोई फेवरेट नहीं अपना पिक कर रहा. ऑनेस्टली फेवरेट अगर मैं पिक करूंगा तो मैं थोड़ा सा ब्रॉक लेसनर को ही कहूंगा, बिकॉज ब्रॉक लेसनर हैज बीन इन द गेम फॉर ईयर्स, ठीक है. ओबा को आते साथ ही हाइप मिल गई है, विच इज गुड. WWE वांटेड समवन लाइक हिम, वो सही है, लेकिन आई वांट अ गुड मैच गाइस. एक अच्छा मैच होना चाहिए. जिस तरह का हमने शिट मैच देखा था रेसलमेनिया पे, उस तरह का ना हो. एक इतना बड़ा इवेंट आपने ख़राब किया है ऑनेस्टली. जो कि मैच वो जो कि पूरा पेपर व्यू एक रोमन रेंज और सीएम पंक वाले मैच से सेव हुआ था, वो आप लोगों को पता ही है रेसलमेनिया किस तरह की गई थी. तो देखते हैं क्लैश इन फिली गाइस, जस्ट बाय द वे. स्क्रीनिंग आएगी अगली भी, और आप लोग चाहें तो रजिस्टर भी कर सकते हैं हमारे साथ, हमें बताइएगा. एंड खैर, दिस वाज इट गाइस. आगे अगली वीडियो में मिलते हैं. व्लॉग आएगा, ज़रूर देखिएगा. और यू नो, जस्ट कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर गाइस. टेक केयर, बाय.